Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yes, Amna, I think you were absent yesterday, right? No sir, कल class थी sir. Yes, there was an extra class on Sunday और शायद आपको बताया गया होगा, maybe you forgot. Okay sir. ठीक है, तो खैर चलो उसका वीडियो देख लेना आप. Okay sir. ठीक है, चलिए. कल जो हमारा डिस्कशन था कहाँ तक वो पहुंच गया था हमारा डिस्कशन, कहाँ तक हमने कर लिया था? तो आई थिंक we discussed how to find the potential due to the continuous charged bodies, right? Yes sir, potential at general point तक हो गया था. ठीक है, पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, मतलब डाइपोल का वो लास्ट वाला यही था कि हमने डाइपोल पे पोटेंशियल पता किया है. तो हमने कल हमने क्या किया था, तो कल एक्चुअली वी डिड टू थिंग्स. वी फाउंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू सम कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी लाइक रॉड एंड लाइक रिंग, और उसके बाद फिर हमने डाइपोल का पोटेंशियल निकाला था एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट सम जनरल पॉइंट. और अगर आपको याद बाकी बच्चों को अगर याद हो तो एक्सियल पॉइंट पे जो डाइपोल का, ये अगर डाइपोल है आपका, ये अगर डाइपोल है such that the two charges is separated by minus q plus q and 2a, और इसके सेंटर से अगर हम डिस्टेंस r ले लें, यहाँ पर ये डिस्टेंस r, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r. तो इस पॉइंट पे जो हमारे डाइपोल के कारण, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल, the potential that we had at this axial point was equal to k into p divided by r square minus of a square. और इसी में हमने बोला था कि if r is greater than a, तो ये वाला जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, that will become equal to kp upon r square. This was the value of the potential at axial point, and at equatorial point what was the case? तो equatorial point पे जो potential है that will come out to be equal to 0, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे सेम आता है, इक्वल आता है. नेगेटिव का पॉजिटिव माइनस में आता है पोटेंशियल, पॉजिटिव का प्लस में आता है पोटेंशियल, एंड दे ऐड अप टू गिव यू द रिजल्ट इक्वल टू 0. ठीक है, एंड द लास्ट केस वाज द जनरल पॉइंट. जनरल पॉइंट का मतलब ये था कि जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जनरल पॉइंट वाला केस देखा होगा कि at some angle theta, where theta is nothing but theta is of course the angle between the dipole moment and this value of r. ये जो r और dipole moment है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है that is basically theta. r और dipole moment के बीच का एंगल is theta. तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला आया था, अच्छा इसमें हमारा assumption याद रखिएगा कि we derived the result using this assumption of r being greater than that of a. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा that would be equal to kp cos theta divided by r square. ठीक है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है at different points, axial point, equatorial point and at general point, where always remember कि theta is the angle between the r and dipole moment vector. So this is what we have already done yesterday. ठीक है, अच्छा अगर ये हमने कर लिया तो ऐसे ही मेरे मन में एक अचानक से क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू दिस जनरल पॉइंट ऑफ द डाइपोल. तो वो एक छोटा सा सवाल पहले मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, आप लोगों से पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे के डिस्कशन करता हूँ. तो सर एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन मंदिर में अभी उत्पन्न हुआ है, कितने पेजेस छोड़ दूं? सर ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई कितने पेजेस आपको लगेंगे लिखने में. 3 पेज तो कम से कम छोड़ ही दीजिए. ठीक है, खैर तो क्वेश्चन इस प्रकार से सर, क्वेश्चन अनुष्का इज सेइंग 5 to 6 पेजेस. ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन Okay sir. इस तरह से कि मान लीजिए कि आपका ये डाइपोल है, आपसे बोला गया दिस इज अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, लेट अस से डाइपोल मोमेंट p. दिस इज अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p, और मान लो कि वी हैव अ चार्ज एट दिस पोजीशन और एट दिस लोकेशन, और उस चार्ज को आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, उस चार्ज को आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है. ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि ये वाला जो चार्ज है जहां पर पहले है दिस r इज इक्वल टू 2 मीटर, लेट से यहाँ पर r इज इक्वल टू 4 मीटर है. ठीक है, और ये वाला एंगल इज 37 डिग्री. यहाँ पर ये वाला एंगल विद दिस इज इक्वल टू 53 डिग्री. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. यू हैव टू मूव अ चार्ज q नॉट. फाइंड वर्क डन इन मूविंग q नॉट from a to
बी, मतलब ए पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी है, इसका मतलब आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ पी। मैं पी का कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं आपको, तो आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ पी, आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ पी, क्योंकि मैंने आपको पी की कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, पी की कोई वैल्यू नहीं दी है। क्लियर? तो कोई मुझे बता सकता है कि हाउ टू सॉल्व? एनीबॉडी, एनी आइडिया जिन्होंने कल Sir? क्लास की थी? जी यस आमना। सर पहले हम दोनों पोजीशंस पे वो निकालेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल, निकाल लेंगे। और उसके बाद से उनका डिफरेंस निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। वेरी गुड। अगर हमने दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया, देन वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वी विल मल्टीप्लाई दैट पोटेंशियल डिफरेंस विद द चार्ज व्हिच इज बीइंग मूव्ड, राइट? Because work done is equal to potential difference Yes, sir. multiplied by the charge, right? Anushka, Yes, sir. acha Aryan, you were also absent yesterday. Aryan Ved, यस सर, क्लास थी सर मेरी। आपकी क्लास थी? सेम टाइम पे क्लास थी आपकी? सर वो मेरा दूसरा कोचिंग भी है। दूसरा कोचिंग क्या होता है? सर मैं फिजी में भी हूँ। ओ ओ वाह, क्या चल रहा है फिजी में? फिजिक्स तो नहीं कर रहा अभी, मैं केमिस्ट्री कर रहा था। अच्छा, फिर फिजिक्स नहीं करते हो? फिजिक्स में सर, लेकिन वहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैट्स ही चल रहा है। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ही चलेगा अनडाउटेडली। अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स, क्योंकि इट इज क्वाइट लेंथी यूनिट ऑफ योर सिलेबस। दो बेसिकली लेंथी यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, एक तो इलेक्ट्रोस्टैट्स है और दूसरा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मिला के वो भी थोड़ा लेंथी होता है और ये भी लेंथी है, तो ये दोनों लेंथी टॉपिक्स हैं। तो ये तो यही तो चल रहा होगा अभी। इसका मतलब ये कि मोर और लेस सिलेबस के स्पीड वाइज वी आर ऑन द ट्रैक। एनीवेज, तो चलिए, फाइंड वर्क डन इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B। तो देखिए सर, अच्छा आर्यन, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, ऑल्दो यू डिडंट Okay, अटेंड यस्टरडेज क्लास, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखो सर, सीधी सी बात है, पोटेंशियल अगर हमें पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो वर्क डन की वैल्यू होती है सर चार्ज व्हिच इज बीइंग मूव्ड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है सर हमारा वर्क डन। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V, है ना? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। अब वर्क डन आपको निकालना है तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करिए, बट यहाँ पर आपको पोटेंशियल लिखना है। That point is neither the equatorial point nor the axial point. It is just a general point. तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल का जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड हाउ विल यू यूज दैट? द पोटेंशियल एट A would be equal to K multiplied by B multiplied by cos of 37 degree divided by R squared. R squared is equal to 2 का square. देखो, डाइपोल मोमेंट के R की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, एंड आई जस्ट मिस्ड आउट टू राइट दैट, बट ये गिवन नहीं है, तो ये अज्यूम कर लीजिए R इज ग्रेटर देन A। वैसे भी अगर गिवन नहीं है तो आप इसको कुछ मान भी नहीं सकते, तो आपको मैं क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में R इज ग्रेटर देन दैट ऑफ A। तो देखो, पोटेंशियल एट A वुड बी इक्वल टू व्हाट? cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो Kp अपॉन 4 into 4/5। this 4 and this 4 will cancel out, this is 4, so potential at A would be equal to Kp by 5। this is the potential at A पे पोटेंशियल की वैल्यू। वैसे ही चले आइए सर यहाँ पर 53 डिग्री। अब देखो, ऑल्दो 53 को आप 53 भी ले लेंगे तो आंसर मोर और लेस एक जैसा दिखेगा, बट मुझे एक बात बताओ, मुझे जो एंगल चाहिए वो किसके बीच में चाहिए? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड R के बीच का एंगल। तो यहां से अगर डाइपोल मोमेंट के बीच और B पॉइंट का जो R है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं देखूं, तो विल इट बी 53 डिग्री और इट विल बी 180 माइनस ऑफ 53 डिग्री? Who will response? Who will give the 180 response minus to this? 180 minus 53. सबको लॉजिकली समझ में आ रहा है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू चेक द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। The dipole moment is towards that direction, I mean positive x axis के along। तो यहाँ से आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये एंगल जो होगा that would be equal to 180 minus of 37 degree. This will be the angle. It is not 180 minus 53. It will not be only 53. It will be 180 minus 53. क्योंकि अगर आप 53 लेंगे तो 53 इन दोनों के बीच का एंगल है। हमें ये एंगल थोड़ी ना चाहिए होता है, हमें जो एंगल चाहिए होता है वो ये है, डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर का एंगल। ठीक है, तो दैट इज 180 माइनस ऑफ 53। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को लिख लीजिए, पोटेंशियल एट B वुड बी इक्वल टू K अगेन P cos ऑफ 180
minus of 53 divided by the distance is 4, तो 4 का स्क्वायर, kp cos थीटा होता है या cos स्क्वायर थीटा होता है ऊपर में? cos थीटा। cos 180 minus of 53 कोई बता सकता है कितना होगा? kp cos 4 स्क्वायर, ये as it is। can anybody tell me cos 180 minus 53 कैसे लिखते हैं? cos 180 minus theta is what? cos theta. Minus cos theta. Minus Cos 180 cos minus theta is minus cos theta. So this will be equal to minus cos 53. और cos 53 की वैल्यू is 3/5. तो potential at B minus 50 cos 53 equal to Kp. सर हाँ वो ये इसीलिए ले सकते थे minus 53, इसी कारण से ले सकते थे। Yes, you are right, आर्यन। वो डायरेक्टली हम minus 53 लिख सकते थे, बट उसका लॉजिक ये है, ठीक है आर्यन? डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ बोलो, कौन क्या कह रहा है, बताइए। सर वो एंगल वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। हमने -53 करा, वो समझ में आया सर। 37 वाले एंगल को इंक्लूड क्यों नहीं किया? इंक्लूड क्यों नहीं किया? अच्छा, आई एम कमिंग टू दैट। तो VB डिनोमिनेटर में 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना हुआ? 80। तो दीज आर द टू पोटेंशियल्स दैट यू हैव गॉट। तो फाइनली आप क्या करेंगे? पोटेंशियल ऑफ वन पॉइंट माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ अनदर पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज व्हिच इज बीइंग मूव्ड, ठीक है? तो वर्क डन निकाल लोगे अब आप। आपको सिंपली यू हैव जस्ट हैव टू यूज these two potentials, you just subtract these two potentials and multiply it with the charge। आप इन दोनों पोटेंशियल को सबट्रैक्ट कीजिए और चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए। विल यू बी एबल टू सॉल्व? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं एंगल बता देता हूं जिसने मुझसे एंगल पूछा है। बेटा एंगल बेसिकली देखो, एंगल हमें ये डाइपोल मोमेंट है। तो मुझे यहाँ से कुछ इरेज करना पड़ेगा। ये आपका डाइपोल मोमेंट है। तो आप जो एंगल मेजर करते हो ना, वो डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ऐसे मेजर करते हो, ठीक है? अगर डाइपोल मोमेंट उस तरफ है तो यू गो इन द एंटी क्लॉकवाइज वे टू मेजर द एंगल। अगर ये लाइन ऐसे हो गई तो ये एंगल होगा। तो इसी तरह से अगर ये लाइन ऐसे हो गई, आर ऐसे हो गया, तो ये एंगल होगा, ठीक है? पहली बात ये समझ में आया कि एंगल कैसे लेना है। मैथ्री, डिड यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू टेक द एंगल? अब आते हैं दूसरी बात पे। अब देखो ये वाला, फॉरगेट अबाउट दिस 37 ना। अगर ये 53 है यहाँ पर, तो ये मैंने पूरा एंगल देख लिया ना, ये पूरा एंगल ले लिया, तो उसमें 37 तो वैसे ही इंक्लूड हो गया। तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। तो ये 180 माइनस ऑफ 53 होगा या नहीं होगा? फॉरगेट अबाउट दिस एंगल नाउ। डायरेक्टली में ये एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल मुझे चाहिए। या अगर आप ऐसे लिखते तो आप लिखते 37 प्लस ऑफ दिस एंगल। तो उससे अच्छा है ना कि आप डायरेक्टली इस पूरे को एज वन एंगल कंसिडर कर लो। यस सर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई हैव डायरेक्टली टेकन इट एज 180 minus of 37, sorry 53। यस सर, थैंक यू। वेलकम। ये हो गया सर, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यू जस्ट मल्टीप्लाइड विद द चार्ज एंड यू गेट द आंसर। Yes, sir. Done. आगे बढ़े सर। कैन आई इरेज दिस नाउ एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन। चलिए अब टॉपिक लिखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? वी विल ड्राइव दैट रिलेशन नाउ and then we will use this relation to solve few questions as well as to drive some results also। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है बेटा। पोटेंशियल से रिलेटेड दो चीजें और हमें करनी है, एक तो ये है और दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है? तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड, ये मतलब ये जो रिलेशन अभी हम सीखने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। ये आपको बहुत से रिजल्ट्स बता देगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब देखिए सर, ये रिलेशन क्या है सर? तो देखिए, इसके लिए आप ऐसा अस्यूम कर लो
कि मान लो सर ये कोई चार्ज है और ये चार्ज मान लीजिए सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से हमने किसी पॉइंट पे लेट अस से वी हैव प्लेस्ड एन अनदर चार्ज दैट इज 2 नॉट। लेट से कि हमने इसको r दूरी पे रखा हुआ है, मान लो द सेकंड चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सोर्स चार्ज का यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस चार्ज विल बी एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स। ये पॉइंट ए है। अब आप इमेजिन करो कि इस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, इस चार्ज को आप मूव करा रहे हो बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dr टू अ न्यू पॉइंट। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जो मैं अभी करने वाला हूँ ये आपको पता है कि बिकॉज यू आर मूविंग दिस चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो यू विल हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग दिस चार्ज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एम आई राइट? यही तो हमने पोटेंशियल डिफाइन ही किया था पहले। यस सर। अगर आप चाहते हो चार्ज को मूव करना अगेंस्ट दिस पोटेंशियल, तो सॉरी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ेगा। और आप जो वर्क करेंगे दैट वर्क विल बी सॉरी आपका जो वर्क करेंगे उस वर्क को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम जानते हैं क्लास 11 से, अगर आपको याद हो, कि वर्क डन कैन बी रिटन एज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये आप सबने पढ़ा है। और दूसरा Yes. वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज विच इज बीइंग मूव्ड मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है कि आप किसी सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखो और उसको मूव कराओ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो टू मूव दैट टेस्ट चार्ज आइदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो आप वर्क करेंगे, ठीक है, वो वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टू ऑफ द वेज। या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म से, या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो क्या मतलब सर? चलो लेट अस चेक दैट। सर मान लो कि लेट VA is equal to V and VB is equal to V plus DV। क्या ये सबको समझ में आया? कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पे या बी पे? आप लोग बता सकते हैं? ये जो मैंने लिखा है ये क्लैरिटी है? At which point do you think the potential will be more, either at A or B? सर बी। तो B पे बेटा, A पे नहीं छोटी, B पे। B पे क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज आप क्या लिखते हो? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज आप लिखते हो KQ by R। KQ by R is the potential due to charge। इसका मतलब है कि less is the distance, more will be the potential, more is the distance, less will be the potential, as potential is inversely proportional to R। इसीलिए आपने क्या लिखा है? A पे पोटेंशियल मैंने B लिखा है, V लिखा है, तो B पे पोटेंशियल मैंने कितना लिखा है? स्लाइटली ज्यादा। स्लाइटली क्यों ज्यादा? बिकॉज द डिस्टेंस through which you have moved from point A to point B is very slight distance, but is very a small distance. So that is why हमने क्या लिखा है? V plus of dV। Is it correct? यस सर। सर अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मान लीजिए कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड एट B is equal to E। दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल। क्लियर? अब किसी के मन में ये आ सकता है कि सर पोटेंशियल तो आपने अलग अलग लिया, बट व्हाई आर यू टेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी सेम? बिकॉज सर हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर से। तो अगर आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो आपने पोटेंशियल का तो डिफरेंट वैल्यू लिया, बट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज डिफरेंट? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अलग क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसका रीजन है कि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर हम इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल का चेंज देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज देखें, तो ज्यादा चेंज किसका होगा? पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक फील्ड का? विच विल, वेरी गुड, ये मैं पढ़ा चुका हूं ये सब। किसका चेंज ज्यादा होता है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर? पोटेंशियल का। उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए पोटेंशियल का चेंज तो ज्यादा है, तो इसलिए हमने उसको कंसीडर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों पे अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मान ली है। ठीक है, तो अब देखो, अब चलिए वर्क डन लिखते हैं। तो पहला वे ऑफ राइटिंग द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? व्हाई डिड आई पुट 180 डिग्री? आर्यन? यस सर। यस सर।
यस सर। ठीक है, Yes, sir. नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछेंगे, शर्माएंगे नहीं आप लोग। तो वर्क डन would be written as equal to force. Force will be written as charge which is being moved multiplied by electric field, ठीक है, into dr into cos 180 is -1, तो इसलिए इसको ये एक इक्वेशन बन गई। ये हो गया सर हमारा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर दूसरा वर्क डन हम जानते हैं कि दूसरा वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं, तो वर्क डन can also be written as the potential at B minus of potential at A multiplied by the charge which is being moved. So work done would be written as equal to V plus of dV minus of V multiplied by Q naught. तो V से V कैंसिल हो गया, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। इन दोनों वर्क को हम इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज आई हैव गॉट द वर्क डन फॉर द सेम चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हाँ, ये अलग बात है कि आपने इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव यूज्ड टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, बट इसका ये मतलब नहीं होता बेटा कि आपका वर्क बदल गया, वर्क तो वही रहेगा। तभी तो ये दोनों फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज विल गिव यू द वर्क डन। ठीक है, तो इसका अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें तो क्या लिख लेंगे, माइनस ऑफ क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये रिलेशन ये कहता है बेटा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे थोड़ी अब कुछ डिस्कशन हम करेंगे, पहले ये लिख लो तो अभी मैं इस चीज को और समझाता हूँ आपको, कुछ और चीजें सर ये एक्सप्लेन फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई है, Q नॉट EDR वाली? फोर्स को कैसे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज। यस सर। ठीक है, ओके तो सर, यहाँ से हम ठीक फोर्स है। को ऐसे लिख सकते हैं ना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक। यस सर, यस सर। ठीक, I'll tell you Maitri what is being depicted by this negative sign. Have patience, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बेटा लिखने के Yes. लिए। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट इट डाउन वट एवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन, उसके बाद मैं इस पे और भी कई सारी चीजें समझाऊंगा। ओके जवेरिया, डन सर। ओके वेरी गुड, मेरी चाय भी खत्म हो गई। चलो और आप में से कोई दिल्ली से है या नहीं इसमें, इस बैच में? सर मैं हूँ। सर मैं भी। आमना एंड इंसिया, क्या हालात हैं दिल्ली के? ठीक है सर, अब पहले से बेहतर है, अच्छा केसेस तो कम हो गए हैं यहाँ। अच्छा, चलिए गुड, अच्छी बात है। तो चलिए बेटा, मूविंग टू द some more information related to the formula that I have just written, और उस पर थोड़ी सी और बात। तो सबसे पहला पॉइंट देखो कि ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। देखो अगर किसी भी क्वांटिटी का चेंज अब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हो तो उस तरह के रेट ऑफ चेंज को हम ग्रेडियंट कहते हैं। और आपको शायद याद आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, याद करो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 11 में, या पढ़ाया गया होगा अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो, या मतलब खुद से पढ़ा हो, कुछ भी किया हो आपने, तो आपको फ्लूइड में पढ़ाया गया होगा विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स में आपसे ये फॉर्मूला बताया गया होगा अगर आपको याद हो, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, where dV by dx is called as rate of change of velocity with respect to the distance between the two layers, और इसको हम कहते हैं velocity gradient। आ रही बात समझ में? वैसे ही क्लास 11 में आपने ये पढ़ा होगा माइनस ऑफ du by dx, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसका मतलब है किसी भी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि इफ अ क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ग्रेडियंट। आई बात समझ में? तो dV by dr बेसिकली ये कौन सी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो दैट इज पोटेंशियल। तो इसलिए हम इसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले तो इसका नाम समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट।
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। मतलब ये कह सकता हूं इन वर्ड्स आई कैन क्लेम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको मैं सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड लिख रहा हूं। आपको मालूम ही है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल की तो नहीं कर रहा हूं यहां पर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सर यहाँ पर नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं ये कोई चार्ज है एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो बेटे अगर मैं ये चार्ज ले लूं और चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी विदाउट एनी डाउट। कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी आप देख लो, एट एवरी पॉइंट इट वुड बी अवे फ्रॉम द चार्ज। इज इट ओके? यस और नो? Yes, sir. अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं और आप लोग मुझे बता देंगे, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे। सर मैं आपसे कहूं ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है मेरे लाल, तो कहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, एट ए और एट बी? पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है, ए पे या बी पे? ए पे ज्यादा है भाई। जो जितना पास होगा वहां पर पोटेंशियल उतना ज्यादा, और जो पॉइंट जितना दूर होगा वहां पर पोटेंशियल उतना कम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं चलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैं चलूंगा चीटा बन के, मान लो चीटा बन गया मैं, शायद आपको चीटा समझ में आता हो, चीटी चीटा जो भी कह लें आप। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलूंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट विल हैपन टू माय पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर फील्ड? कम होगा। कम होगा, है ना? तो नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। पता नहीं क्या बोले सर, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो dv बाई डी आर है जो E के बराबर आ रहा है, वो एक्चुअली में रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए वहां पर एक माइनस साइन है। माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर ये नेगेटिव साइन भी लेता तो नेगेटिव साइन भी लेते तो भी यही आता। देखो कैसे, नेगेटिव साइन की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव साइन, चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं सर, बोर मत होना प्लीज। यही मेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पोटेंशियल का, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अनडाउटेडली विल बी टुवर्ड्स द चार्ज विदाउट एनी डाउट, हर तरफ, जिधर भी आप बनाना चाहो, हर तरफ। अब मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए की डिस्टेंस आपको दिख रही है, पॉइंट बी का डिस्टेंस आपको दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज ग्रेटर, व्हाट वुड यू से? व्हाट डू यू थिंक, एट विच पॉइंट, एट ए और एट बी? Sir, at A. यस, सॉरी, एट ए और एट बी? एक बच्चे ने बोला एट ए, सॉरी, एक बच्चे ने बोला एट ए, और मेरे सॉरी बोलने से भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो उस बच्चे ने बोला दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो टाइम बर्बाद नहीं करते, आप लोगों का दिमाग ज्यादा खराब नहीं करते अपन। कुछ को समझ में आया कि कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर डायरेक्शन नहीं आया चेंज तो हो चलो, गई। यस, बी पे है, एरो की डायरेक्शन चेंज बी हो पे गई। पोटेंशियल इज ज्यादा, है ना? डायरेक्शन चेंज हो गई वो तो ठीक है, वो तो अभी मैंने आपको समझा दिया तो उस हिसाब से आप कह सकते हो। बट अगर पोटेंशियल के फॉर्मूले से बताया जाए तो कैसे बताएंगे? इसके लिए मैं आपको चीज समझाता हूँ। मान लो आप आर ए की वैल्यू 2 मान लो और आर बी की वैल्यू 4 मान लो। मैं आपको यूनिट वैल्यूज लेके समझा रहा हूं ताकि आपके एकदम बिल्कुल फिट हो जाए। ये तो सर अभी हमें पता चल गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल की डिक्रीज करने के डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द चार्ज, इसका मतलब है मैं चार्ज के जितना पास जाऊंगा पोटेंशियल उतना कम होगा। ये तो इस लॉजिक के हिसाब से आप बता सकते हो। बट अगर मैं उल्टा करूं कि मैं पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करूं तो कैसे सोचूंगा? तो देखो यहां पर जब आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एट ए, तो आपने लिखा KQ/2 और पोटेंशियल एट बी लिखा आपने KQ/4। हर बच्चा समझ रहा है? प्लीज बताएगा प्लीज,
हर बच्चे को समझ आ रही है बात जो भी मैं बक रहा हूँ? यस सर। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिएगा, या पल्ले पड़ रहा है इतनी स्पीड चलेगी? यस सर। आर्यन, स्पीड से कोई इशू? नो सर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए विल बी रिटन एज मेरे बच्चे 0.5 kQ, potential at B will be written as 0.25 kQ, and undoubtedly you can compare and you can check कि पोटेंशियल कहां पर ज्यादा हो रहा है, वो आपको साफ साफ विजिबल है। यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा ए पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस KQ डिवाइडेड बाई, बिकॉज दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ 0.5 KQ, और दूसरा वाला जो पोटेंशियल एट बी, दैट यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाई 4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ 0.5 KQ। डिफरेंस समझ रहे हो किस बात का है? यस सर। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं, यहाँ पर नेगेटिव है, और आपको मालूम है कि नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो ज्यादा बड़ी मानी जाएगी। मतलब कौन सा ज्यादा होगा, 0.5 वाला या 0.25 वाला? 0.25। मतलब नेगेटिव के केस में बात उलट जाती है, तो 0.25 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द 0.5 वाला पोटेंशियल, और 0.25 कहां पर मिल रहा है आपको? बी पे, और 0.5 कहां पे मिल रहा है? ए पे। इसका मतलब है इस केस में पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज चार्ज का साइन नेगेटिव हो गया। ठीक है, चार्ज का साइन नेगेटिव होने से सर ये क्यों हुआ है? बिकॉज पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव, इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैग्नीट्यूड, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज लें, मैग्नीट्यूड वेरीज likewise for the positive charge as well as for the negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट पोटेंशियल के केस में ऐसा नहीं है। पोटेंशियल के केस में पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो आप देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की इज टुवर्ड्स द चार्ज, और आपको ये भी दिख गया कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल इज ग्रेटर एंड पॉइंट ए पे पोटेंशियल इज लेस इन कंपैरिजन टू बी। इसका मतलब है कि दोनों से आपको ये साबित हो गया, ये प्रूफ हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए वहां माइनस साइन है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that potential decreases in the direction of electric field। ये दो पॉइंट्स क्लियर है सबको? ये पहले दो पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को? अब आता हूं मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट्स पे आता हूं। दूसरी बात देखो, इफ आई ड्रॉ द पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, तो पोटेंशियल वर्सेस आर के ग्राफ का अगर मैं स्लोप ले लूं, तो आपको नहीं लगता कि स्लोप की नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी? नहीं आया सर, अगर मान लीजिए कि कहीं पर मैं ऐसा ग्राफ ले लूं, सर सुनिए, सर सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो पोटेंशियल वर्सेस आर का अगर आप ग्राफ ले लेते हैं, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, और इसका स्लोप लेंगे, तो इसका अगर आप स्लोप लेंगे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो tan थीटा वुड बी रिटन एज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर, और पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर इज नथिंग बट इसका ये tan थीटा का नेगेटिव अगर हम कर दें, ये tan थीटा आ गया ये इतना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लिखें तो माइनस ऑफ tan थीटा लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन। अगर हम ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ग्राफिकली मैं क्या कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ। ठीक है, ग्राफ चाहे जैसा भी हो, उस पॉइंट पे आप स्लोप ले लीजिए, तो दैट विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मैंने ये बोला कि पोटेंशियल वर्सेस आर का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा
वो स्लोप को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि अगर आप v वर्सेस r का ग्राफ लेंगे, इसलिए इक्वल हुआ माइथ्री, क्योंकि यहाँ पर देखो tan थीटा v बाय r आया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, dv बाय dr। मतलब अगर मान लो कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो dv का मतलब v लिखा जा सकता है अगर इट इज अ लार्ज चेंज। ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये लार्ज चेंज है पोटेंशियल का और लार्ज चेंज है डिस्टेंस का, तो dv को हम v लिख सकते हैं माइथ्री। यस सर। ठीक है, तो dv की जगह हमने v लिख दिया और dr की जगह r लिख दिया। तो देखो इसका जो tan थीटा है वो v बाय r आया इस ग्राफ का, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इट इज माइनस ऑफ v बाय r। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस ऑफ v बाय r, और यहाँ पर जो tan थीटा है वो v बाय r आया। इसका मतलब अगर मैं tan थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा या नहीं होगा? tan थीटा इज इक्वल टू v बाय r है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। उसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस v बाय r बन जाएगा, और tan थीटा कुछ नहीं है बल्कि स्लोप है। तो स्लोप को अगर मैं नेगेटिव साइन से फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिड यू अंडरस्टैंड माइथ्री? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए तो बताइएगा। Yes, sir, done. ओके, अब जैसे मैं एक आपको एक मिनट। छोटा सा यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ जो अभी मैंने करा उससे रिलेटेड। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि v वर्सेस r का ग्राफ है, ये कर्व, ये ऐसा कोई कर्व है, एंड दिस कर्व इज एक्चुअली द v वर्सेस r का ग्राफ। आपसे बोला गया इस कर्व में हमने कोई पॉइंट ले लिया है, ये कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू मान लो कि r1 कुछ भी है r1। ठीक है, आपसे बोला गया कि इस पॉइंट पे यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। या आप ऐसे कह लो कि अगर मैं इस r1 पे इफ q नॉट is placed at r1, then find direction of force on it। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनो। मतलब देखिए, आप इस पॉइंट पे मुझे ये बताइए, v वर्सेस r का जो ये कर्व आया है, जो ग्राफ आया है, ये हर पॉइंट पे इसका स्लोप पॉजिटिव है या चेंज हो रहा है? स्लोप आप लोग पता है, स्लोप का कुछ आइडिया है आप लोगों को? Yes, क्लास sir. 11 में पढ़ा होगा ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर Yes, आप sir. देखें तो इस अगर कर्व होता है ना, कर्व, तो कर्व कैसा भी बना दो तो उस पर हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता है। कहीं पर भी स्लोप चेक करना हो तो वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है, बट कर्व्स पे स्लोप हमेशा हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, और स्लोप चेक करने के लिए हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। याद आया कुछ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगर ये याद आया तो अब मेरी बात सुनिए। अगर मुझसे बोला जाए सर ये पॉइंट, तो मुझे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो what should I do? I should just draw the tangent to that point, because if I know the value of the slope of the tangent, I'll get the value of electric field, because tan थीटा को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो पता चल जाएगी। देखो आप पहले ये देखो, तो यहाँ पर इसका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, इसका अगर आप स्लोप चेक करेंगे तो ये स्लोप चेक करने के लिए ये वाला एंगल कितना बन रहा है, इज इट ग्रेटर देन 180 और लेस देन 180? लेस यहाँ पर देन जो Less एंगल than बनेगा, 180. लेस। थिंक अबाउट इट अगेन। इट इज, अच्छा सॉरी, इज इट ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90? सॉरी, आई Greater हैव टू than आस्क 90. अबाउट ग्रेटर ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो इसका मतलब है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90, और आपको मालूम है कि जब भी थीटा 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, दैट इज tan थीटा वुड बी नेगेटिव एट दिस पॉइंट। Yes, sir. tan थीटा नेगेटिव होगा, थीटा अगर 90 से बड़ा है तो tan थीटा नेगेटिव होगा। तो सर इससे क्या फायदा हो गया सर? तो देखिए, स्लोप
इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप को हम dv बाई dr कह सकते हैं। और ये कैसा आया है? नेगेटिव आया। हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, मैत्री सो मैत्री बात समझ में आई? dv बाई dr tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऐसे ग्राफ के लिए dv बाई dr लिख लो, और अगर स्ट्रेट लाइन होता तो v बाई r लिख देते। ठीक है। यस सर। अब देखिए, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला वो एज इट इज रहेगा, और dv बाई dr भी कैसा आया है? नेगेटिव आया। देखिए, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया क्या? यस सर। इसका Yes. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे R1 वाले जो पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? तो R1 वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव R इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बिकॉज डेटा कुछ भी गिवन नहीं है। मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया, तो डायरेक्शन पता चल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब सोचो, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब इसमें अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा, तो इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और नॉट? इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? तो जिधर फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इट इज टुवर्ड्स राइट। तो फोर्स की भी डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो बी टुवर्ड्स राइट। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पोंड। Yes, sir. यार तुम लोगों को नहीं आया, एक बार और पूछ लूंगा ऐसा। यस चलो सर। पहले इसको नोट करो भाई। वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जस्ट बाय चेकिंग द डायरेक्शन और द चेकिंग द स्लोप और द साइन ऑफ द स्लोप एट अ पॉइंट। ठीक है। जैसे अगर इसी में एक बार और बात कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। सर अगर मुझे यहाँ पर पूछा जाता, आप लोग सब मिलके मुझे बताएंगे, अगर यहाँ पर पूछते R2 पर, तो क्या करते? यही सेम क्वेश्चन R2 पे अगर पूछा जाता तो तो टैंजेंट बोलो बेटा। बनाते। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ टैंजेंट टू दिस पॉइंट, ये टैंजेंट, और इस टैंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक करिए। तो दिस एंगल थीटा लेस इज देन ऑफ कोर्स 90। लेस देन 90। सबको दिखाई दे रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। Yes, sir. तो tan थीटा बेटा यहाँ पर कितना पॉजिटिव, तो tan थीटा। ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dv बाई dr इज नेगेटिव। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो माइनस ऑफ dv बाई dr, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस तो माइनस है, और ये dv बाई dr भी कैसा आया? नेगेटिव आया। मैंने गलत कर दिया, सॉरी। तुम लोगों ने बोला नहीं, तुम लोग शांत हो गए। ये पॉजिटिव है ना बेटा यहाँ पर? तुम्हें समझ नहीं आया क्या? आगे पॉजिटिव है यस ना सर, स्लोप? पॉजिटिव है। अच्छा, तो तुम लोगों ने टोका क्यों नहीं? तो खैर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा साइन आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उस पॉइंट पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। समझे? कुछ कुछ हजम हुआ आप लोगों को? यस यस सर। सर, सब समझ में आ गया। Yes, sir. वेरी गुड। इसको नोट Yes, करिए, sir. आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना तो बता देना प्लीज। Done, sir. वेरी गुड।
तो आई होप आपको ये dv by dr का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकली भी इसका अपना एक मतलब है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ लिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा दैट विल ऑफ कोर्स गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मुझे डेटा वेटा पता हो तो कहीं पर भी स्लोप की वैल्यू निकाल के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूँ। खैर, तो मूविंग ऑन, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखिए सर, इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। हो गया सर, ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखो, एक लॉजिक फिर से समझा रहा हूं मैं, हर बात को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फिर आगे जीवन में कठिनाई ना हो। देखिए सर, E इज इक्वल टू आपने माइनस dv बाई dr लिखा है। अगर यहां पर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज दिस dr है, आपने लिखा माइनस ऑफ dv बाई dr, तो ये जो dr यहां पर आपने लिखा है ये dv बाई dr, तो ये dr क्या चीज है? ये एक्चुअली में इज इट डिस्टेंस, और इसका और भी ज्यादा कुछ स्पेसिफिक मतलब है। तो याद रखिएगा कि इसका एक्चुअल मतलब है कि इट इज द पोजीशन वेक्टर। क्या चीज है मेरे बच्चे? ये dr क्या चीज है? पोजीशन ये वेक्टर। dr का एक्चुअल मतलब Position क्या है? vector. तो dr का एक्चुअल मतलब है कि इट्स पोजीशन वेक्टर, इट्स अ वेक्टर। ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है सर, या आपको एक और चीज पता है कि हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर क्लास 11 में पढ़ा था, और मैंने वैसे पढ़ाया भी है शायद आप लोगों को अभी भी, कि एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, ये आपने पढ़ा था। इसमें अगर मैं dr लिखूं, इसको dr, तो dr विल बी रिटन एज इक्वल टू dx i कैप प्लस ऑफ dy j कैप प्लस ऑफ dz के कैप। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dr। ठीक है। बट अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपका कोई भी पॉइंट ऐसा है विच इज लाइज ओनली इन अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन, अगर कोई पॉइंट 3D में लाई कर रहा है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों है, तो आपका dr में x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। अग्रीड? लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट ऐसे लाई कर रहा है कि जिसमें सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस है, तो क्या इसमें z वाला पार्ट होगा बेटा? नो सर। नो सर। नो No, सर, ऑफ sir. कोर्स नॉट। इसी तरह से अगर मान लो कि मैं सिर्फ कोई पॉइंट ऐसे लाई कर रहा है जो सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग है, सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो इसमें z भी नहीं होगा, y भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ dr किसके बराबर लिख सकते हैं हम? dx के बराबर लिख सकते हैं। यहां पर हम dr किसके बराबर लिख सकते हैं? dx i कैप, जिसको नहीं पल्ले पड़े वो पूछे भाई dy j कैप। इसमें अगर हम dr लिखने की कोशिश करें तो dr विल बी नथिंग बट dx i कैप प्लस ऑफ dy j कैप प्लस ऑफ dz k कैप, ये तीनों लिख सकते हैं। इसका मतलब पॉइंट कहां है उसके अकॉर्डिंग हम dr को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सर इतनी बकवास आपने करी क्यों? क्या समझाना चाह रहे हो? तो यहां से मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं कि सर अगर मान लीजिए कि मुझे गिवन है पोटेंशियल इज ओनली इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसका क्या मतलब है सर कि पोटेंशियल यहां पर कौन सी एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है? अलोंग Sir, विच एक्सिस यू नो द X-axis. पोटेंशियल? ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर ये पोटेंशियल एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv, dr की जगह यहाँ पर dx लिख दें तो कोई दिक्कत No, sir. नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये कह देता कि v इज इक्वल टू 4y स्क्वायर्ड, तो मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल इज चेंजिंग ओनली अलोंग y एक्सिस। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखता है यहाँ पर कि यहाँ पर dr की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो dy के बराबर हो गई। ठीक है, तो इसको मैं ey कह लेता, है ना। बट अगर बेटा इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपका पोटेंशियल ऐसे लिखा हो कि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज y एज वेल एज z, तीनों एक साथ मान लेते हैं, जैसे लिखा हो कहीं पर कि 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3y क्यूब प्लस ऑफ 4z, ऐसा कुछ लिखा हो, और यहां पर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर पोटेंशियल तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग कैलकुलेट होगी। मतलब देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस as well as along y axis as well as along z axis। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर सिंगल सिंगल है, अगर इफ इट इज ओनली वेरिंग अलोंग x एक्सिस तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ dv by dx कर लो, dv by dz कर लो, dv by dy कर लो, वो तब कर लोगे जब पोटेंशियल इज ओनली द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द सिंगल कोऑर्डिनेट।
बट अगर पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज वेल एज जेड, तो उस केस में क्या करेंगे? इफ v is या v depends on x y and z, all three of this, तो क्या करेंगे? ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, E is equal to minus of dv by dx minus of dv by dy and minus of dv by dz। खैर, sorry for inconvenience caused due to the pause। खैर, बैक टू द ट्रैक आइए। तो इफ v डिपेंड्स ऑन x y and z, तीनों पे अगर डिपेंड कर रहा हो तो क्या करेंगे? हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सर तो बस इसमें एक बात सबकी है, सबकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे एग्जांपल लेके करते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि v इज इक्वल टू वही जो वहां पर लिखा था वैसे ही कुछ मान लो कि एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, प्लस ऑफ 2y क्यूब प्लस ऑफ z क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। और आपसे बोला गया कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ E एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू। अब सर अगर आप ये कह रहे हो कि सर हम यहाँ पर 1 by 1 तीनों के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करें, कोई भी बच्चा ये कह सकता है, बिल्कुल सही बात। बच्चे आपके मन में ऐसा आ रहा होगा शायद, एक अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे हो कि पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, अगर ये बात समझ आ रही है तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं ना, dv by dx अलग कर देते हैं। इसका मतलब अभी नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना। इसका मतलब सर ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स, ये हम v की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर 2y क्यूब प्लस ऑफ z क्यूब। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. यहाँ तक सबको Yes, क्लियर है? sir. माइथली, Yes, sir. ईशा, ठीक है। अब बट यहाँ पर बस एक चीज समझो, यस आपने यहां तक बिल्कुल स्टेप सही किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो x y z तीनों वेरिएबल्स हैं, मतलब तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की कुछ भी हो सकती है, z की कुछ भी हो सकती है। तो ये तीनों वेरिएबल है और सर नीचे और आप dx डिफरेंशिएशन fixed किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में, है। Yes, sir. है ना? तो एक से ज्यादा वेरिएबल है और आप डिफरेंशिएशन किसी एक के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप क्या करें सर? अब तो अपन फंस गए, अब तो अपन फंस गए। तो हाँ बताइए। सर इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं सर, हम x का एक बार कंपोनेंट देके x के साथ। अच्छा, लेकिन पोटेंशियल तो पूरा का पूरा वो है। तो अगर कोई चीज मान लीजिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और आपको z को डिफरेंशिएट करना है, तो दैट मीन्स x प्लस वाई बोथ विल बी डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर वो रूल नहीं लगेगा कि अलग अलग कर लो फंक्शन पे, क्योंकि पोटेंशियल की एग्जैक्ट पूरी वो वैल्यू है ना। Yes, नहीं sir. है। और अगर हम अलग अलग कर भी दें तो भी उससे क्या बेनिफिट होगा? इफ इवन आई सेपरेट दीज टर्म्स, तो मैं इसको लिख दूं माइनस ऑफ dx स्क्वायर बाय dx, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस वन 2y क्यूब डिवाइडेड बाय dx, ये कैसे इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे? बिकॉज ऊपर वाला जो वेरिएबल है वही वेरिएबल नीचे होगा, तो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। बट अगर ऊपर वाला वेरिएबल और नीचे वाला वेरिएबल अलग होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना? तो आप कोई कहेगा सर चेन रूल लगा लो। मैं कहता हूं अगर लगा भी दूंगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं आएगा, एक अननोन टर्म आ जाएगा फिर उससे एडिशनल, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आई बात समझ में? बेटा सबको रीजन यहाँ तक पहले क्लियर है? मैं आगे समझा दूंगा, पहले यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes, sir. तो Yes, यहाँ पर sir. लोगों ने बोला, लोगों के साथ ये दिक्कत आई, तो लोगों ने बोला कि सर ऐसे केस में अपन एक काम करते हैं, ये जनरल डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। लोगों ने बोला यहाँ पर हम डिफरेंशिएट तो करेंगे बट एक नया टाइप का डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड दैट डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऊपर से बाउंस, नहीं समझ आया। लोगों ने बोला सर यहाँ एक से ज्यादा वेरिएबल है और कोई मेथड अपना काम नहीं आ रहा, तो फंस गए। तो बोला अच्छा एक काम करते हैं, एक नया मेथड बनाते हैं सर, उसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन।
अगर तुमने थोड़ा सा भी 11th में अच्छे से पढ़ा होता तो वेव्स में भी ये यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, Yes, sir, yes, वेव्स sir. में, चैप्टर वेव मोशन में, क्योंकि वेव के केस में भी दो वेरिएबल होते हैं, एक टाइम और दूसरा एक्स, जिस पे वाई डिपेंड करता है। खैर जाने दो, तुम कहोगे पता नहीं क्या बकने लगा ये अचानक, अभी तक तो ठीक चल रहा था। एनीवेज, तो यहाँ पर कौन सा डिफरेंशिएशन करते हैं? बोलो 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 सर बोलो। पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल पार्शियल, डिफरेंशिएशन। घबराना नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो और आसान है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो इस ऐसे केसेस में हम ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई, डेल कर दिया इसको ना, इस साइन को भी डेल पढ़ते हैं, डेल्टा, ठीक है, इस साइन को भी डेल्टा पढ़ते हैं, तो पूरा डेल्टा नहीं बोलते, डेल बोलते हैं, डेल वी माइनस और डेल एक्स आई कैप। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो y के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से अगर हम इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो z एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और इन सब का मैग्नीट्यूड अगर हम लेना है हमें, तो इसको पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई एक्स आई कैप माइनस ऑफ ई वाई जे कैप एंड माइनस ऑफ ई जेड के कैप। अभी मैं डिफरेंशिएट कैसे करना है वो सिखाऊंगा, बट पहले यहाँ तक समझ लो। तो ई मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना हो तो सिंपली मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ई वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ई जेड स्क्वायर। दिस इज हाउ वी राइट द मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये डिफरेंशिएशन है कौन टाइप का, फिर ये है क्या बेसिकली? यार और आसान चीज है। इस तरह का डिफरेंशिएशन जिसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो and you have more than one variable and you are differentiating the quantity with respect to some particular variable, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे आप सिर्फ उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करें और दूसरे वेरिएबल को यू ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, बट अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y और z को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x और z will be treated as constant, and similarly if you are differentiating with respect to z, तो x and y will be treated as constant. Is it clear? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो प्लीज नोट इट डाउन टिल हियर। राइट वाला पोर्शन आप नोट करिए या मत करिए, वो आपकी मर्जी, बिकॉज वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें लिखा था आपको, ताकि आपको डीआर का मतलब समझ आ जाए। तो प्लीज आप लेफ्ट वाला पोर्शन नोट कर लीजिए। अगर राइट वाला किसी को करना हो तो वो कर ले, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूएशन। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है बस, जो आपको मैंने एडिशनली दिया है यहाँ पर, ताकि आपको डीआर का मतलब समझ सके। तो आप लोग प्लीज यहाँ तक नोट करिए, फिर फर्दर हम बात करते हैं। Is it done, sir? सर बस एक मिनट। ओके, नो इशू। टेक योर टाइम और एक एक स्टेप समझो। अगर किसी को कोई इशू आए समझने में तो प्लीज मुझसे पूछो, है ना? प्लीज क्लियर ऑल योर डाउट्स। यस माइथ्री, यस। सर के आगे जो Sir, वोट वाला वो- निशान लगा है, हाँ। सर मैं पूछी थी सर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन डेरिवेशंस में भी यूज कर सकते हैं, सपोज अगर हमें कुछ डिराइव करना हो। हाँ, अगर कुछ ड्राइव करना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप हर जगह यूज कर सकते हैं, बट उसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मान लीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर कोई क्वांटिटी सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है और आपका मन उसको कर रहा है ऐसे लिखने का, मान लो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दीजिए और y इज इक्वल टू सिंपली गिवन है एक्स स्क्वायर, तो डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स कर लीजिए, ठीक है? तो बात तो वही रही, डिफरेंशिएशन का रूल तो वही रहा। और यहाँ Yes, पर sir. एक ही वेरिएबल है, तो डेल्टा लिख दीजिए या dx स्क्वायर बाय dx लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। द रिजल्ट ऑफ बोथ विल बी सेम। सर हाँ सर बोलो सर।
बोलो बोलो, मन में मत रखो। मैं सर वही पूछ रही थी सर, एक से ज्यादा वेरिएबल में अगर हम जब भी यूज करेंगे तब सर आंसर तो सही आएगा ना? हाँ, एक से ज्यादा वेरिएबल में पार्शियली ही यूज होगा। एक से ज्यादा वेरिएबल के लिए तो यही यूज होगा सर, ये वाला, समझ रहे ओके हो? इसीलिए तो ये बताया गया है। लेकिन हाँ, एक वेरिएबल के लिए अगर डेल्टा भी लिख के कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो दोनों सेम ही रह जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। और भी किसी ने सर को याद किया था, कौन है? सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तो समझ आ गया, लेकिन हम यहाँ पे dx की जगह भी तो चेंज कर सकते थे डिफरेंशिएशन में, वो क्यों नहीं होता? मतलब नहीं समझा, dx की जगह चेंज क्या करना सर चाहते हैं? जैसे dv/dx था, हम्म। उसमें हमने इसकी जगह dx dy नीचे जो डिनोमिनेटर में है del x del y del z, तो वो हम वहां क्यों नहीं कर सकते थे? dv/dx था, तो किसकी जगह किसको लिखूं, अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। कैन सर यू ये जो एनोटेट ऑन द स्क्रीन इफ यू वांट? नो नो सर, ये जो पार्शियल हाँ। डिफरेंशिएशन है इसमें हमने del x del y और del z लिया है डिनोमिनेटर में, तो यही चीज हम डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं कर सकते थे? नहीं, यही डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये देखिए, माइनस ऑफ dv/dx ऐसे करना चाह रही है ना, कि उसी में आप, ये भी डिफरेंशिएशन ही है, ऐसा मत कहो कि ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन। हाँ, बट इसमें आप ये कहना चाह रहे हो कि इसी फॉर्म में हम क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यही बोलना चाह रही हैं आप इंसिया? नहीं सर, जैसे इसमें इसमें अगर प्लस लगा के करें dv/dy करके, जैसे सर वो हमने कुछ इसमें नहीं करा सर, है। अगर वैसे डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, जैसे मैंने पूछा था आपको, सब तीनों को ऐड कर लेते हैं तो वो क्यों नहीं होता? ये अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, मैं फिर से बताता हूँ कि देखो, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो आप dy/dx तभी कर पा रहे हो बिकॉज y इज ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल। देखिए, y इज ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। इंसिया, जस्ट लुक एट दिस, डिफरेंशिएशन के पहले तरीके को समझो कि जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है आप उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक, ये तो पहला पॉइंट हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर चेन रूल लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, और मुझे ये बोला गया कि dy/dz करो, तो ऊपर वाला वेरिएबल x है और नीचे वाला वेरिएबल z है, ये डिफरेंशिएशन ऐसे पॉसिबल नहीं। मतलब ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो ना, n x टू द पावर n-1, ये तब ये फॉर्मूला वैलिड है जब ये ऊपर वाला वेरिएबल और नीचे वाला वेरिएबल सेम हो। मतलब द वेरिएबल विच इज टू बी डिफरेंशिएटेड, इट शुड बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ ओनली। पहले ये क्लियर है? यस सर। यहाँ पर ऊपर वाला वेरिएबल x है और नीचे वाला वेरिएबल z है, तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल का तरीका ये होता है कि dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है बेटा? तो अगर हम ये लगाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, dx टू द पावर n अपॉन dx मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय dz। ऐसे लिख सकते हैं इंसिया? एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन तो अब हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1 n-1, बट इस dx बाय dz को एज इट इज रखना पड़ेगा। अब कुछ कंडीशन में हमें इसकी वैल्यू पता होती है, बट ये जो हमारा केस है उसमें इसकी वैल्यू थोड़ी हमें पता है। पहले ओके सर। ये यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, जो अभी उसको और डिटेल कर देता हूँ। जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होता है। अगर जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में वो नहीं है और कोई और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल लगता है। अब देखो, अब आपके उसके अनुसार चलते हैं कि E इज इक्वल टू, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो सर डायरेक्टली, कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि भाई dv/dx कर रहे हैं अगर आप, तो इसमें जो v की वैल्यू उसको आप ऐसे लिख लीजिए, dx² प्लस ऑफ 2dy³ अपॉन dx। यही कहना चाह रही हैं शायद आप, प्लस ऑफ dz³ अपॉन dx। यस सर। इंसिया, दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? यस सर। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन तो हम करके लिख सकते हैं 2x, बट व्हाट अबाउट दिस, बिकॉज ऊपर वेरिएबल अलग है नीचे वेरिएबल अलग है। समझ रही हैं? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी चेन रूल लगा लीजिए तब। तो चलो, अगर मैं चेन रूल यहाँ पर लगाऊं, मैं dy³ अपॉन dx करने की कोशिश करूं, तो dy³ अपॉन dx को मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से। पहले बोलो हाँ कि ना। यस सर। जबरदस्ती नहीं बोलना है, समझ आए तभी।
तो इसको अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, dy क्यूब अपॉन dx, सॉरी dy क्यूब अपॉन dy मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। तो सर ये तो हम लिख देंगे dy क्यूब, dy का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, बट इसका क्या करेंगे सर, dy बाय dx की वैल्यू कहां से लाएंगे? नहीं आया। यस सर, आ गया। तो फंस गए ना हम। यस सर। ये हम नहीं फंसते अगर मुझे कोई ये बताए तो, बट ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पार्शियल यूज करना पड़ा। यहाँ पर ब्रेक करके हम नहीं इंटीग्रेट कर सकते, बिकॉज वी हैव मोर देन वन वेरिएबल। मोटी मोटी बात ये है कि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल है। अच्छा, तो वो रूल कहाँ पे हम लगाते हैं कि अलग अलग करके कर देते हैं? तो अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर dy बाई dx अगर हम करेंगे तो ये भी x है, तो dx स्क्वायर बाई dx लिख दीजिए, प्लस ऑफ dx क्यूब बाई dx लिख दीजिए। ये कोई इशू नहीं है, ये कर दीजिए आप, क्योंकि दोनों ही में ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो फिर ये कर देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए पार्शियल लगाना पड़ रहा है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू ईच ऑफ यू। यस सर। यस सर। तो आप चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट द होल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो वी विल डिफरेंशिएट द होल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z विल बी ट्रीटेड एज, y एंड z विल बी ट्रीटेड एज, कौन बता रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ऑब्वियसली, वेरी गुड, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट की तरह यूज होंगे तो इसकी जगह बस देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आई कैप हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वही है, nx टू द पावर n-1 वाला। तो z और x दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6y स्क्वायर्ड j कैप, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, z क्यूब। ये हो जाएगा माइनस ऑफ z क्यूब, सॉरी माय मिस्टेक, माइनस ऑफ 3z स्क्वायर्ड k कैप। सी इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस। अगर नहीं तो मैं फिर से डिफरेंशिएट करके भी बता सकता हूँ, और अगर आपको समझ में आ Yes, गया sir, तो मुझे बता convinced. दीजिए। आ गया ओके, सर। आ गया। तो अब ये आ गया। अब हमें कहां पर पूछा था उसने, व्हाट वर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y एंड z एट व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो e की वैल्यू हो गई सर हमारी माइनस ऑफ 2 इंटू 2, x का कोऑर्डिनेट हमें बोला 2 आई कैप, माइनस ऑफ 6y स्क्वायर्ड 1 का स्क्वायर j कैप, माइनस ऑफ 3z स्क्वायर्ड 2 का स्क्वायर k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 4 आई कैप, माइनस ऑफ 6 j कैप, माइनस ऑफ 4 6 12 k कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो मैग्नीट्यूड वुड बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 6 स्क्वायर प्लस ऑफ 12 स्क्वायर। फुर्सत में बैठ के इसको सॉल्व करते रहना, बट आई होप कि मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, इफ इट इज क्लियर प्लीज नोट इट डाउन। सर रूट 196। ठीक है, डन सर। तो Very good. फर्स्ट स्टेप नहीं आया। फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया? यस सर। हाँ? अच्छा, कुछ नहीं किया बेटा, ये यूज किया, ये दिख रहा है आपको, ओके सर, डिफरेंट, ओके सर, ठीक है ठीक है। है ना। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x पे पावर 2 है तो 2 into x to the power 2 minus of 1 दैट इज इक्वल टू 2x। और माइनस साइन तो फॉर्मूले वाला जो है वो तो लगेगा, समझे? यस सर। ओके, इज इट डन? कैन वी प्रोसीड नाउ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर दो तो एकदम रफ्तार में जल्दी से, बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना पूछे, कि पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन एज इक्वल टू x क्यूब 2x क्यूब आई, इसमें कोई आई जे नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक। दूसरा माइनस ऑफ
y squared plus of 4z square. Find magnitude of E at x is equal to 1, y is equal to 3 and z is equal to 2. ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पे आपको मैग्नीट्यूड बताना है. हरी अप. आई होप एवरीवन कैन डू दिस, कैन सॉल्व दिस. प्लीज हरी अप. हो गया? यस सर. बेटा सब जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर चैट में सेंड करिए. I have got the answer from my three. Okay, even I don't know the exact answer. तो पहले मुझे चैट में भेजिए, then I will solve and then you will check, we will check whether whose answer is correct and whose is wrong. तो पहले आप लोग सॉल्व करके मुझे चैट में सेंड करें आंसर. And Divyanshi, you too. ठीक है, don't sit like a dumb. So you too have to send the answer, please. Chat me. I have got the second answer from Amna. Others also please be quick. Try to solve it fast. ओके, आर्यन का भी आंसर आ गया. कुछ आंसर तो आर्यन तुम्हारा आंसर देख के ही गलत लग रहा है. रूट के अंदर माइनस साइन नहीं होता. क्वांटिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यू जस्ट ऐड देयर मैग्नीट्यूड. तो देयर इज नो माइनस साइन इन बिटवीन. जब आप फाइनली मैग्नीट्यूड निकालोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ई जेड स्क्वायर, तो देयर वुड बी नो नेगेटिव साइन इन बिटवीन. आपको मैग्नीट्यूड्स लेना है एक्स वाई जेड तीनों के कंपोनेंट. हाँ भाई, इंसिया, टीशा आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम टीशा. ओके इंसिया, आई एम स्टिल वेटिंग योर आंसर फॉर योर आंसर. दिव्यांशी, 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 आंसर भेजो. अनुष्का, आपका भी आंसर नहीं आया मेरे पास. इंसिया का आंसर आया है. अरे इंसिया का आंसर बहुत छोटा सा है. अनुष्का, दिव्यांशी आपका आंसर बेटा. सर मैंने एक बार दोबारा भेजा सर. अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा. अभी तो मुझे भी नहीं पता उसका आंसर क्या होगा. तो आई विल चेक दैट, डोंट वरी. यस सर, आपने अनम्यूट किया था. नहीं, मैं तुम्हें नहीं म्यूट कर रहा था. आई वाज एक्चुअली अनम्यूटिंग समवन. दिव्यांशी, तुम्हारा आंसर मुझे चाहिए. अगर मतलब ये आप हैं कोई, तो प्लीज आंसर भेजें.
चलिए तो देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो पहले आप इस पूरे चीज को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस ऑफ 6 स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ 6 स्क्वायर आई कैप। ठीक है, उसके बाद y के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2y j कैप, बिकॉज x एंड y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सॉरी x एंड z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना होगा, माइनस ऑफ 8z k कैप। इज इट क्लियर? आप लोगों ने भी यही किया है। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, तो माइनस ऑफ 6 इंटू 1 आई कैप, माइनस ऑफ 2 इंटू 3 j कैप, माइनस ऑफ 8 इंटू 2 k कैप। देखिए सर, अच्छा इसमें ये माइनस था ना ये वाला, तो माइनस ऑफ दिस माइनस विल बिकम प्लस, दिस माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। तो ये हो गया सर माइनस ऑफ 6 आई कैप प्लस ऑफ 6 j कैप एंड माइनस ऑफ 16 k कैप। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये E की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस ये भी हो जाएगा 36 प्लस ऑफ 16 इंटू 16 इज हाउ मच, 256। So 256. Yes. तो दिस विल बी 256। ये आ रहा है सर मेरा। तो सर मेरा लास्ट स्टेप गलत हो गया था, आ गया समझ। सर अभी हमारा सबका भी समझ सेम आ रहा आया? है। ठीक है, वेरी Yes, गुड। sir. जिस अगर सबको अभी समझ आ गया, शुड आई डिफरेंशिएट द होल? मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊं या क्लैरिटी है? सर आ गया समझ। सर आगे समझ। आ गया। वेरी गुड। तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक और छोटा सा पॉइंट हम इससे रिलेटेड समझते हैं, एंड दिस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। तो एक और छोटा सा पॉइंट समझते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए सर, एक छोटा सा पॉइंट, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, हमने लिखा था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। तो बेटा मैंने आपसे बोला कि dr इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड E इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना मेरे बच्चों, माइनस ऑफ E इंटू डी आर। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है या नहीं है? प्लीज बताओ। और याद रखिएगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये एक्चुअली में मैं Yes, ये भी sir. कह सकता हूं कि पोटेंशियल इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। ये भी कह सकता हूं, वेयर थीटा विल बी व्हाट, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका डी आर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो आप सिंपली डीवी को माइनस ई डी आर लिख सकते हैं। अगर ये 0 नहीं है तो पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा हियर। ठीक है। अब दूसरी बात ये देखो सर, ये वाला अगर मैं मान लूं इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये केस, और 90% केस आपको थीटा इज इक्वल टू 0 ही पे रहेगा, तो आप लिखेंगे डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर सिंपली। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स, R1 से R2 और यहाँ पर V1 से V2, तो आपको नहीं लगता कि आई विल गेट V2 माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर R1 से R2? हाँ कि ना? यस सर। मतलब अगर आपको पोटेंशियल गिवन है और डिफरेंशिएट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इंटीग्रेट कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। समझ आई बात? नहीं आया? नहीं आया आप लोगों यस को? सर। भाई पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं गिवन है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। और ये तरीका होगा पोटेंशियल निकालने। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 माइनस ऑफ V2 इज इक्वल टू ई डी आर R1 से R2। अगर आपको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो V1 माइनस ऑफ V2 लिख दीजिए, तो राइट साइड पे प्लस साइन हो जाएगा। और अगर निगेटिव फॉर्म में लिखना है तो V2 माइनस ऑफ V1 लिख दीजिए, तो राइट साइड पे माइनस साइन आ जाएगा। समझ में ही बात? तो इसका मतलब है कि सर हमें पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर? नोट कर लो। यस सर।
ठीक है, नोट कर लो, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज इतना नोट कर लो। डन सो। वेरी गुड। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल। इतना पढ़िए sir. अच्छे से।